Good morning, students. Am I audible to you? Students, am I audible to you? Okay, fine. तो 1 मिनट के लिए स्टूडेंट्स का वेट कर लेते हैं, बाकी का भी, फिर उसके बाद हम क्लास शुरू करते हैं। तो वेरी गुड मॉर्निंग निशान। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। ओके, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। तो तुम लोग साथ साथ में रिवीजन कर रहे हो कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए डायरेक्ट हम व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। फाइन। कल हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? रिलेटिव परमिटिविटी डिस्कस की थी, राइट? कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ के गया था कि डाइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट होता है उसका यूनिट क्या होता है। मुझे सिर्फ एक स्टूडेंट का आंसर मिला था और किसी का आंसर नहीं मिला। किसी को आंसर पता चला उसका यूनिट क्या होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का? किसी को पता चला तो आंसर बताओ। ये हमने कल डिस्कस कर लिया था, राइट? हमने प्रूफ किया था कि जो आपका एप्सिलॉन होता है, यहाँ पे हमने ऐसे करके एप्सिलॉन किसके बराबर था आपका? एफ एम अपॉन एफ नॉट। तो इसको जब हमने सॉल्व किया था तो हमें एप्सिलॉन किसके बराबर मिला था? एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन एम। और मैंने तुम लोगों को पूछा था इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, जिसको हम के साथ भी लिखते हैं, इसका यूनिट क्या होता है, ये पूछ के गया था। वेरी गुड काशवी का आंसर कि नो यूनिट, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। देखिए सिंपल सी बात है यार, आप कहीं से भी पता कर सकते हो। ध्यान से सुनना। मैंने बाय द वे जो मेरे से फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनको तो मैंने बताया नहीं होगा, जो पहले मेरे से पढ़ चुके हैं उनको देखो मैंने क्या बताया हुआ है। ऊपर क्या है आपकी? फोर्स है। नीचे भी आपकी क्या है? फोर्स। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। इसका भी यूनिट क्या है? न्यूटन। तो न्यूटन न्यूटन कैंसिल हो जाएंगे तो यूनिट बचेगा, देयर इज नो यूनिट। अब ऐसे करके भी देख सकते थे, ये भी एप्सिलॉन है और ये भी एप्सिलॉन है। देखिए सिंपल सी बात है। देखिए हम जनरली, मैं तुम लोगों को कैसे बताता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे कैसे बताता हूँ। जैसे एनर्जी की ही बात करें, अब एनर्जी आपकी काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, साउंड एनर्जी हो सकती है, कोई भी हो। उसके साथ हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं, साउंड, लाइट। तो ये सारे के सारे वर्ड किसके साथ मिलकर बन रहे हैं? एनर्जी के साथ। तो मैं अगर पूछूं साउंड एनर्जी का यूनिट क्या है, लाइट एनर्जी का यूनिट क्या है, तो मीन्स आगे जो वर्ड लग रहा है आपका एनर्जी, तो मीन्स यहाँ पे यूनिट जो इसका होगा सेम लाइट एनर्जी का होगा, सेम साउंड एनर्जी का होगा, सेम आपकी काइनेटिक एनर्जी का होगा। तो यूनिट आपके क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। अब देखो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ एप्सिलॉन। एप्सिलॉन आपकी क्या थी? परमिटिविटी। परमिटिविटी आपकी फ्री स्पेस में और ये परमिटिविटी है आपकी मीडियम में। भाई परमिटिविटी फ्री स्पेस और मीडियम में कोई ऐसा थोड़ा ना कि चेंज हो जाएगी। जितनी मीडियम, देखो यूनिट सिंपल से आपको क्या बताता है? डायमेंशन के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? डायमेंशन के बारे में। तो यहाँ पे फ्री स्पेस की बात हो रही है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? मीडियम की। तो जो जो इसका यूनिट होगा एप्सिलॉन नॉट का, वही किसका होगा? एप्सिलॉन एम का यूनिट होगा। फाइन। तो एप्सिलॉन नॉट का हमने यूनिट क्या बताया था? किसी को याद है क्या यूनिट था इसका? न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर कूलम स्क्वायर। इसका क्या था? न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर कूलम स्क्वायर। तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे तो मींस इट हैज नो यूनिट। जो एप्सिलॉन होता है यानी कि आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, जहां रिलेटिव परमिटिविटी होती है, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। कल हमने ये सारा डिस्कस कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो देखते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है आपका? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नाम से ही पता चल रहा है। मान लीजिए आपके पास कोई भी बॉडी है, चाहे एक वो वायर हो, चाहे वो कोई आपका ऐसे सरफेस हो जिसका एरिया है, चाहे वो कोई वॉल्यूम हो, वॉल्यूम यानी कि ऐसे करके है ना, कोई क्यूब हो, या क्यूबाइड हो, कुछ भी हो सकता है। तो इनके ऊपर आप क्या कर सकते हो? चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। अब चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करने का क्या है? मान लीजिए मेरे पास ये हाथ में चार्ज है,
अब मुझे इस पेन को ऊपर क्या करना है, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो देखो सिंपल सा क्या होता है, जब आप इसको चार्ज दोगे ना, मैंने यहाँ पे चार्ज डाला, जैसे मैंने यहाँ पे चार्ज डाला, मान लीजिए मैंने 10 कूलम चार्ज डाला या 10 चार्ज डाला इसके ऊपर। अब ये 10 चार्ज क्या होगा, अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के मुताबिक क्या होगा, ये 10 का 10 चार्ज क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मान लीजिए ये पेन कितने सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ पे एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, अगले 1 सेंटीमीटर के बाद दूसरा चार्ज होगा, अगले 1 सेंटीमीटर के बाद तीसरा चार्ज, अगले 1 सेंटीमीटर के बाद चौथा चार्ज। इस तरह से मीन्स ये यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बात समझ आ रही है? अब इसी को देखते हुए हमारे पास इसकी टाइप्स ही बनती हैं, 3 टाइप्स बनती हैं। पहले समझते हैं कि चार्ज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है। A system of large number of closely spaced charges is known as continuous charge distribution। क्या बोला मैंने, एक कोई भी सिस्टम है, सिस्टम कुछ भी हो सकता है आपका, बोलता है सिस्टम ऑफ लार्ज नंबर ऑफ क्लोजली स्पेस्ड चार्जेस। चार्जेस भी कैसे क्लोजली स्पेस्ड होंगे, मींस वो बेसिकली डिपेंड करता है आपने कितना चार्ज इसको दिया। जैसे ये वायर है, मैंने इसको चार्ज दिया मान लीजिए 10, तो ये 10 चार्ज ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इसके ऊपर, 10 का 10 चार्ज। समझ आ रही है बात? तो ये सारा का सारा चार्ज कैसे क्लोजली स्पेस चार्ज है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने किस्म का है, मैंने पहले ही बता दिया आपको, 3 टाइप्स का है। एक होता है आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा होता है आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा होता है आपका कौन सा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ जी शर्मा, क्या हुआ? जतिन चौहान, फैरेड पर मिनट, नहीं, आंसर गलत था आपका। जतिन अभी समझ आ गया किस तरह से वो यूनिट है? नहीं, इट हैज नो यूनिट। ओके, तो लीनियर देखो नाम से पता चला, एक होता है आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा होता है आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा होता है आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स क्या, जब आप चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करोगे किसके ऊपर, एक यूनिफॉर्म जस्ट वायर के ऊपर। जब आप चार्ज किसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करते हो, आप लीनियर बॉडी के ऊपर करते हो, यानी कि वायर हो सकती है वो, चाहे वो रिंग हो सकती है। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, जब आप चार्ज किसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करोगे, सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करोगे। और वॉल्यूम क्या होगा, जब आप किसके ऊपर करोगे, एक पूरी कंप्लीट बॉडी के ऊपर, यानी कि 3 डायमेंशन। ये 2 डायमेंशन की, देखो ये 1 डायमेंशन की बात हो रही है, ये 2 डायमेंशन की हो रही है, और ये 3 डायमेंशन की हो रही है। तो जब चार्ज आपका एक लीनियर वायर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसे हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हो किसके ऊपर, एक सरफेस के ऊपर, तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब पूरे वॉल्यूम के ऊपर होता है तो हम बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, इट इज a charge distribution in which charge is distributed uniformly along a line। एक पूरी एक लाइन के along चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कैसा, यूनिफॉर्मली, उसे हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो आपको बॉडी मिलेगी जिसके ऊपर आपने चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया, उसे हम क्या बोलेंगे, चार्ज्ड वायर, या वो क्या हो सकती है आपकी, रिंग भी हो सकती है, वायर भी हो सकती है, रिंग भी हो सकती है। सिमिलरली दूसरा होता है आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर सम एरिया। कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर, यानी कि सरफेस के ऊपर आप चार्ज को क्या करते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो, उसे हम क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करनी हो, एग्जांपल के तौर पे आपकी कोई भी एक शीट है, थिन शीट है, उसके ऊपर जब आप चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, उसके ऊपर चार्ज को रखोगे, वो ऑटोमेटिकली कंटिन्यूसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उस शीट के ऊपर, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर वॉल्यूम। सिंपल सी बात, जब आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करोगे किसके ऊपर, कंटिन्यूसली किसके ऊपर, वॉल्यूम के ऊपर, तो आपका कौन सा हो जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इनको थोड़ा सा और आगे बढ़ के देखते हैं और इनमें क्या सीखने को मिलता है हमें। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे यहाँ पे एक मान लीजिए ऐसे करके वायर है, ये एक वायर है, ठीक है, क्या नाम है इस वायर का, ओ पी, या सिंपल ये वायर मान लो, ये आपकी क्या है, वायर है, ठीक है। स्ट्रेट वायर नहीं, आपने कोई भी हो सकती है, वो जरूरी है कि एक लंबी वायर हो, एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में हो, नहीं, आपकी वो रिंग की फॉर्म में भी हो सकती है, आपकी वो ऐसे कर्व की फॉर्म में भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये आपकी कोई वायर है, इसके ऊपर आपने क्या कर दिया, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये आपने इसको क्या दे दिया, पॉजिटिव चार्ज दे दिया इस वायर के ऊपर, तो ये चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इसके ऊपर, इस तरह से कंटिन्यूसली यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इसके ऊपर, ठीक। अब देखिए आगे,
अब यहाँ पे एक टर्म हमें देखने को मिलती है लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या देखने को मिलती है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है? इट इज डिनोट, पहली बात जिसको डिनोट करते हैं हम लैम्डा के साथ। किसके साथ डिनोट करते हैं? लैम्डा के साथ। होती क्या है जी? चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्या होती है जी? चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्या? लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो आप इसकी स्टेटमेंट कैसे लिखोगे? इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन लीनियर वायर टू द लेंथ ऑफ द वायर। क्या स्टेटमेंट बन जाएगी इसकी? इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए लीनियर वायर टू द किसके? टू द लेंथ ऑफ द वायर। इसकी ऐसे करके स्टेटमेंट बन जाएगी। अब देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको और इजी करने के लिए, मान लीजिए जी आपकी एक चार्ज वायर थी, और जब भी कोई भी चीज फाइंड करनी हो, आपको पता है मैंने 11th में कितनी बार बताया हुआ है, जो माइक इसका ऑन है, तो जब भी कोई एक वायर हो, आपको उसके ऊपर उसका कुछ भी आपने फाइंड करना है, तो आपका सबसे पहला काम क्या होता है? एक स्मॉल एलिमेंट मान लेते उसका। जैसे ये इतनी बड़ी वायर है ना, तो ऐसा नहीं है कि आप पूरी की पूरी वायर के कारण आप क्या फाइंड करना शुरू कर दो उसके। देखो आपको पता है एक ये ऐसे चार्ज है, ये आपका दूसरा चार्ज है। जब दो चार्ज आमने सामने पड़े हो तो इन दोनों के बीच में क्या होती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जब फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है। सिंपल वर्ड्स में इन दोनों के बीच में क्या एग्जिस्ट करती है? फोर्स एग्जिस्ट करती है। कौन सी फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब अगर ये मेरे पास वायर है, ये तो एक चार्ज की बात होगी। अगर ये मेरे पास एक पूरी वायर है, तो इसके ऊपर पूरा कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है। अगर गलती से इसके सामने नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज सामने आ गया, तो इन दोनों के बीच में फोर्स एग्जिस्ट करेगी। अगर उस फोर्स को मुझे फाइंड करना है, तो मैं ऐसा थोड़ा कि पूरी की पूरी वायर के कारण मैं फोर्स फाइंड करूंगा। हमारे लिए एक आसान तरीका होता है 11th में, जैसे आपने इंटीग्रेशन सीखी थी, उस इंटीग्रेशन को यूज करने के लिए हम क्या करते हैं? इस वायर का छोटा सा एलिमेंट मान लेते हैं। अगर ये पूरी वायर कितनी लेंथ की है? एल लेंथ की है, तो इसका छोटा सा एलिमेंट मान लूंगा मैं, वो कितना है? डेल्टा एल। जब स्मॉल डेल्टा लिख सकते हो या कैपिटल डेल्टा लिख सकते हो। स्मॉल डेल्टा ऐसे कर ले डालते हैं, अगर सही वर्ड में डालना तो स्मॉल डेल्टा ऐसे होता है, और कैपिटल डेल्टा ऐसा होता है। ठीक, ओके। तो मान लीजिए जहां पे स्मॉल एलिमेंट है वो कितना है आपका? डेल्टा एल। पूरी वायर कितनी थी लेंथ की? एल की थी। और ये स्मॉल लेंथ कितनी होगी आपकी? डेल्टा एल की। इसको ध्यान से समझना, बाकी सारे पार्ट ऐसे ही समझने हैं फिर हमने, उनको मैं जल्दी जल्दी करवाऊंगा। तो जैसे यहाँ पे लिखा है, तो ये कितना पार्ट आपका? डेल्टा एल। अब यहाँ पे मान लीजिए पी पॉइंट के ऊपर एक आपका क्या है? चार्ज पड़ा हुआ है। तो यहाँ इन दोनों के बीच में क्या होगी? आपकी फोर्स होगी। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना मान लो आपका? आर डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में? आर डिस्टेंस है। अब देखिए कैसे इसको हमने यूटिलाइज करना है इन सारे कॉन्सेप्ट को। पहली बात मैंने ये बता दिया, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है? इट इज द रेशियो, किसकी रेशियो? चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन लीनियर वायर टू द लेंथ ऑफ द वायर। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो सिंपल वर्ड्स में, कैसे? लैम्डा इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एल। ये भी सही है, ऐसे भी कर सकते हो। अब मुझे यहाँ पे फटाफट तुम लोग यूनिट बताओ इसका। वैसे यहाँ पे लिखा ही हुआ है, बताना क्या है देख लोगे आप। देखिए यूनिट कैसे बनेगा? ऊपर क्या है आपका? क्यू, यानी कि चार्ज। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। और लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो नीचे क्या है आपका? मीटर। मीटर ऊपर जाएगा तो इसका साइन कैसा हो जाएगा? पावर कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। नेगेटिव तो क्या हो जाएगा? सी एम इनवर्स, यानी कि कूलम मीटर इनवर्स। अब ध्यान रखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात, ये सी मैंने कितनी बार बता चुका हूँ आपको, ये सी क्या होगी? कैपिटल होगी। स्मॉल सी लिख दोगे तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि गलत है। आपकी ये सी क्या होनी चाहिए? कैपिटल होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है? कूलम मीटर इनवर्स। क्या हो जाएगा इसका यूनिट? कूलम मीटर इनवर्स। क्लियर बात? तो यहाँ पे ये लिखा हुआ डेल्टा एल क्या है आपका? डेल्टा क्यू क्या है? मैंने जस्ट अभी आपको बताया। यूनिट क्या होता है लैम्डा का? वो क्या होता है? कूलम मीटर इनवर्स। आप इसको ऐसा भी लिखते हो, सी एम भी लिख सकते हो या सी एम इनवर्स भी लिख सकते हो, एक ही मतलब है दोनों का। फाइन। अब देखिए ये तो आपकी किसकी बात चल रही थी? स्मॉल एलिमेंट की। स्मॉल एलिमेंट के कारण देखिए ये डायग्राम थी ना, ये इतने से पोर्शन के कारण यहाँ पे एक चार्ज है, तो दोनों के बीच में फोर्स एग्जिस्ट करेगी। जिस स्मॉल एलिमेंट के कारण का फाइंड कर रही हो, तो आपको फोर्स भी क्या मिलेगी? स्मॉल मिलेगी, यानी कि डीएफ मिलेगी। जब आपको टोटल फोर्स फाइंड करनी हो, तो आप स्मॉल चीज को क्या कर देते हो? इंटीग्रेट कर देते हो, आपको क्या मिल जाता है? टोटल मिल जाता है। ये बात मैंने कितनी बार बताई हुई है तुम लोगों की 11th में, है ना। तो सिंपल सी बात, हम क्या करते हैं? पहले स्मॉल चीज फाइंड करते हैं,
उसको उसके बाद इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट करने के बाद आपको क्या मिल जाती है, टोटल मिल जाती है। ये इंटीग्रेशन का एक एप्लीकेशन है। फाइन। तो यहाँ पे आपको डेल्टा एल आपका एक एलिमेंट था, इस एलिमेंट के कारण आपने इस चार्ज के ऊपर फोर्स फाइंड की है, कितनी फाइंड करनी पड़ेगी आपको, डीएफ। और डीएफ कैसे, कूलम्ब लॉ के मुताबिक आ जाएगा आपका। देखिए डीएफ इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे चार्ज मान लो आपका कौन सा चार्ज है, क्यू नॉट। इस क्यू नॉट चार्ज के ऊपर आपने क्या फाइंड करनी है, फोर्स फाइंड करनी है। तो फोर्स का फार्मूला क्या होता है, कूलम्ब लॉ के मुताबिक बताओ मुझे, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यही फार्मूला होता है। क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो यहाँ पे क्या आ जाता है, आर कैप आ जाता है। दिस इंप्लाइज डीएफ वेक्टर इक्वल्स टू डीएफ वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, K Q1 की जगह मेरा क्या आ जाएगा, Q नॉट, और Q की जगह मेरा क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना है, यहाँ पे Q की जगह मेरा क्या आ जाएगा, डेल्टा Q डिवाइडेड बाय क्या है, आर स्क्वायर इनटू आर कैप। देखिए ये आर स्क्वायर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। मैंने पहले ही मतलब बोला था इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है आपका, आर। डिस्टेंस कितना था आपका, आर था। और जहां पे चार्ज आपका कितना है, डेल्टा क्यू है, और यहाँ पे कितना है, क्यू नॉट है। और डेल्टा क्यू की वैल्यू आपको पता है, कितनी वैल्यू है बताओ मुझे। एक बार मैं पेन का थोड़ा साइज कम कर देता हूँ। हाँ, तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा आपका, डी एफ इक्वल्स टू के क्यू नॉट, डेल्टा क्यू कितना है अभी, यहां से निकाल लो इसको। देखो डेल्टा क्यू अपन डेल्टा एल इक्वल्स टू क्या था आपका, लैम्डा था। इस डेल्टा एल को किस तरह भेज दो, इस तरह भेज दो। तो डेल्टा क्यू किसके बराबर हो जाएगा आपका, डेल्टा क्यू किसके बराबर हो जाएगा आपका, लैम्डा डेल्टा एल अपॉन आर स्क्वायर, और इधर क्या है आपका, आर कैप। समझ आ गई बात। अब ये क्या है आपकी स्मॉल फोर्स है, आपको अगर टोटल फोर्स फाइंड करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इस तरफ भी इंटीग्रेट कर दो, इस तरफ भी इंटीग्रेट कर दो। दोनों तरफ आपने जैसे ही इंटीग्रेट किया, अब के आपका क्या होता है, कांस्टेंट, क्यू नॉट भी आपका क्या होगा, कांस्टेंट। तो इन दोनों की इंटीग्रेशन तो होगी नहीं, ये बाहर आ जाएंगे। तो देखिए, और के पता है ना, के की वैल्यू कितनी होती है, के होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये मैंने बताया हुआ है, के क्या होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए डीएफ को जैसे इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, एफ मिल जाएगा, क्योंकि ये स्मॉल फोर्स थी, जब इंटीग्रेट किया तो आपको क्या मिल गई, टोटल फोर्स मिल गई। तो टोटल फोर्स किसके बराबर आ जाएगी, के आपका बाहर, क्यू नॉट आपका बाहर, सिर्फ अंदर क्या बचेगा, लैम्डा डेल्टा एल। अगर आपको नहीं दिख रहा मैं नेक्स्ट पेज पे बता देता हूँ। देखिए हमारे पास क्या बचेगा, एफ इक्वल्स टू क्या बाहर आएगा आपका, के बाहर आएगा, क्यू नॉट बाहर आएगा, अंदर किसकी इंटीग्रेशन होगी सिर्फ, बताओ मुझे, लैम्डा डेल्टा एल, और नीचे क्या था आपका, आर स्क्वायर, और साथ में यहाँ क्या लगा हुआ था, आर कैप। ये आपकी तरीका हो जाएगा इसका करने का। अगर आपको ये समझ आ गया तो नेक्स्ट आपके जो दो पार्ट है वो भी समझ आ जाएंगे। अब देखिए, अगर आपको सोचना, अगर आपको ऐसा लिखना चाहते हो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, कैसे, क्यू नॉट, के की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा डेल्टा एल अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। यही यहाँ पे जो लिखा हुआ था सेम वही चीज बन गई ना हमारे पास। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी, किसी को यहाँ पे कोई डाउट है तो पूछ सकता है मुझसे। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। जैसे यहाँ पे सेम कहानी थी, वहां पे आपकी लीनियर चार्ज डेंसिटी थी, यहाँ पे क्या है आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी। सेम वहां पे लीनियर की बात हो रही थी तो वहां पे क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। जहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या आएगा, चार्ज पर यूनिट एरिया। जब वॉल्यूम की बात आएगी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो वहां पे क्या आ जाएगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर होगी बात, तीनों स्टेटमेंट एक साथ हमने कर ली। तो क्या है, surface charge density of wire is defined as a ratio of total charge on the given surface to the area of the surface। तो एरिया मान लीजिए कितना है सरफेस का, डेल्टा एस है। देखिए वही कहानी, एक मान लीजिए आपके पास एक्स की कोई सरफेस है, तो इस पूरा सरफेस आपने कंसीडर नहीं करना, टोटल सरफेस मान लीजिए कितना आपका एस है। स्मॉल सरफेस फाइंड करना होगा तो कितना, ये स्मॉल सरफेस है। देखिए कौन सा वाला, ये वाला दिख रहा है आपको, मैं रेड कलर से दिखाता हूँ अगर नहीं दिख रहा है किसी को तो, ये वाला, ये आपका स्मॉल सरफेस क्या है जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, डेल्टा एस। टोटल क्या था एस, स्मॉल क्या होगा, डेल्टा एस।
अब यहाँ पे मान लीजिए एक क्यू नॉट चार्ज है, इस डेल्टा एस सरफेस पे जितना भी चार्ज है, इस डेल्टा सरफेस पे मान लीजिए कितना चार्ज है आपका, डेल्टा क्यू है। कितना चार्ज है आपका, डेल्टा क्यू। तो यहाँ पे चार्ज कितना है आपका, डेल्टा क्यू। और ये इन सरफेस के कारण इस पी पॉइंट के ऊपर मान लीजिए जो फोर्स एग्जिस्ट कर रही है वो कितनी कर रही है, वही डीएफ। तो बस वही तरीका लगाएंगे हम। तो सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहता हूँ यहाँ पे यूनिट किसका, यूनिट सरफेस चार्ज डेंसिटी का। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं सिग्मा के साथ। किसके साथ, सिग्मा के साथ। तो सिग्मा हमारा किसके बराबर हो जाएगा, क्यू अपॉन एस या डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एस। व्हाट इज डेल्टा एस, डेल्टा एस इज योर सरफेस एरिया। क्या है आपका सरफेस एरिया। अगर डेल्टा एस की बात करनी है तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल एरिया एलिमेंट हो जाएगा। समझ आ रही है बात। थोड़ा जब हम डेल्टा लगा देते हैं मीन्स टोटल का हम छोटा सा पार्ट को यूटिलाइज कर रहे हैं अपनी डेरिवेशन के लिए। तो है क्या बेसिकली एरिया, ऊपर चार्ज है, नीचे क्या है एरिया, और एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम मीटर इनवर्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कूलम मीटर इनवर्स स्क्वायर, यूनिट हो जाएगा किसका, सिग्मा का, जो कि क्या है आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो सेम वही मेथड रहेगा जैसे हमने वहां पे किया था। देखिए डीएफ आपने फाइंड किया, किसके बराबर फार्मूला होता है, देखिए के को यहाँ पे इस चीज को ध्यान से समझ लो। आप यहाँ पे इसको ना लिखना चाहते हो तो आप सिंपल क्या लिख दो यहाँ पे के, तब भी ठीक है। अगर के को आप इस फॉर्म में लिखना चाहते हो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की फॉर्म में, तो आपका के की जगह क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे वही फार्मूला यूज किया है, कौन सा वाला जो हमने अभी जस्ट डिस्कस कर रहे थे लीनियर चार्ज डेंसिटी में। डीएफ क्या हो जाएगा, डीएफ देखो क्यू नॉट के, क्यू नॉट डेल्टा क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर वेक्टर। क्यू के क्यू नॉट डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो सिग्मा किसके बराबर था आपका, बताओ मुझे, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एस। आपको डेल्टा क्यू चाहिए तो डेल्टा एस को इस तरफ भेज दो, तो हमारे पास डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा, डेल्टा क्यू हो जाएगा हमारा सिग्मा डेल्टा एस। ये इस तरह से आया हमारा। तो देयरफॉर डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा हमारा, सिग्मा डेल्टा एस अपॉन क्या है, आर स्क्वायर और आर कैप। ठीक, ये तो हमारे पास क्या है डीएफ। अगर मुझे एफ फाइंड करना है तो दोनों तरफ क्या कर दूंगा मैं, दोनों तरफ मैं क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा। इंटीग्रेट करने के कारण डीएफ की इंटीग्रेशन करेंगे, इधर किसकी करेंगे बताओ मुझे, के क्यू नॉट सिग्मा डेल्टा एस अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, इधर इसकी इंटीग्रेशन होगी। डीएफ की इंटीग्रेशन होगी तो आपके पास क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। और इसकी इंटीग्रेशन किसकी होगी, के बाहर क्यू नॉट बाहर, इंटीग्रेशन सिंपल किसकी होनी है, सिग्मा डेल्टा एस अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा इसको लिखने का। जिनको ये इंटीग्रेशन वाला समझ नहीं आ रहा तो आपको बस इतना पता होना चाहिए, ये जो क्वेश्चन मैंने समझाया ना यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी में भी इतना था, ये आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इतना। आगे जो नेक्स्ट पार्ट ये मैं तीनों में करवा रहा हूँ, अगर आपको ये नहीं भी समझ आ रही है कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला पोर्शन अगर आपको नहीं पता चल रहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 11th में अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, उनको प्रॉब्लम आ रही होगी फिर। नेक्स्ट चलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जस्ट मैंने बताया था क्या होता है, जब आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है वॉल्यूम के ऊपर कंटिन्यूसली। ठीक, अब यहाँ पे जैसे वहां पे लीनियर चार्ज डेंसिटी थी, फिर आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, अब तीसरी क्या हो जाएगी आपकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो जाएगी। क्या इसका फार्मूला हो जाएगा, कैसे इसकी स्टेटमेंट हो जाएगी, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको डिनोट किया जाता है रो के साथ। किसके साथ, रो के साथ, रो के साथ इसको डिनोट किया जाता है, पहली बात। दूसरा क्या है, ये क्या होता है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वी, यानी कि आपकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन द गिवन वॉल्यूम टू द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। समझ के बात को। अब मैं मुझे यहाँ पे देखते हैं कौन यूनिट बताता है इसका, चलिए यूनिट बताओ इसका मुझे, रो का, यानी कि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का यूनिट बताओ फटाफट, क्या यूनिट होगा। कार्तिक, काशवी, मुस्कान, निंदिया, रणदीप, सैरिश, सिया, वॉइस कहाँ, आज वॉइस दिख ही नहीं रहे, क्या होगा, निशान का है, वेरी गुड।
निशानी ये समीर है। वेरी गुड। सर कॉलम, समीर का गलत है, निंदिया का सही है। कूलम, हाँ बोलो। सर सर कॉलम पर क्यूबिक मीटर। पर क्यूबिक मीटर, बिल्कुल सही। मीटर। कूलम पर क्यूबिक मीटर, या ध्यान से पढ़ो, एक बार बोलो फिर से, क्या बोल रहे हो? निंदिया आपका सही है, हाँ हाँ। कूलम पर क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर पर क्यूबिक मीटर। कूलम, फिर आगे क्या लिखो? पर सब मीटर ऊपर क्यूबिक। ठीक है, नहीं, हाँ। कूलम मीटर मीटर क्यूब माइनस इनवर्स, ओ 3। हाँ, हाँ पावर माइनस 3, बिल्कुल सही है। काफी सारे स्टूडेंट्स का सही आंसर है, निशान का सही है। समीर आपने थोड़ा सा गड़बड़ी कर दी, आपने क्या लिख दिया, ये कूलम वॉल्यूम इनवर्स, ये गलत है। आपने यहाँ पे पहला तो यूनिट लिख दिया, आगे आपने क्वांटिटी लिख दी है। इस वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है वो देखो, वॉल्यूम का क्या यूनिट होता है, मीटर। तो क्या आएगा, कूलम मीटर क्यूब इनवर्स। इस तरह से होना था। क्या होगा देखिए, मैं यहाँ पे आपकी जिनको नहीं समझ आई उनके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार। क्या था आपका, चार्ज का क्या होता है कूलम, और वॉल्यूम का क्या होता है मीटर क्यूब। जब आप इसको अरेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, कूलम मीटर इनवर्स क्यूब। क्लियर होगी बात सभी को? फाइन। मैसेज आया है किसी का, कौन बता रहा है? ओके सर, हाँ वेरी गुड समीर। बाकी वाले ये सीएमएस वाले कहाँ हैं, इनका कोई आंसर नहीं आ रहा। आगे बढ़ते हैं। तो ये यहाँ पे डेल्टा वी क्या है, डेल्टा क्यू क्या है, मैंने जस्ट अभी समझाया, यूनिट जस्ट अभी बता के आ गया। सेम डिट्टो मेथड रहेगा आपका डी एफ का, वही मैं उसको नेक्स्ट पेज लेके आपको अच्छे से इस टॉपिक को बताता हूँ वापिस से। अगर आपने अभी भी समझ लिया, अब देखो 2 बार ये बार बार करवा चुका हूँ, अब ये मैं तीसरी बार करवा रहा हूँ एक नेक्स्ट पेज लेके। अब जिनको नहीं समझ आएगा वो ध्यान से समझ लेना। देखिए मान लीजिए ये आपके पास कोई वॉल्यूम है, ये आपके पास कोई एक वॉल्यूम है, ठीक, जिसकी वॉल्यूम कितनी है, v है। यहाँ पे आई थिंक डायग्राम नहीं बनी होगी, तो यहाँ पे मैं डायग्राम बना रहा हूँ इसके लिए। तो देखिए ये वॉल्यूम, जिसका वॉल्यूम कितना है v, और इसके ऊपर मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कंटिन्यूसली, है ना, यूनिफॉर्मली कंट्रीब्यूटेड। और यहाँ पे अगर मुझे वही मेथड अप्लाई करना है फोर्स फाइंड करने के लिए, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक स्मॉल एलिमेंट बनाना पड़ेगा, यानी कि स्मॉल वॉल्यूम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए एक आपका क्या है, स्मॉल वॉल्यूम है, इसके अंदर ही एक इसका पार्ट ले लिया मैंने, जिसका वॉल्यूम कितना है, डेल्टा बी। इसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कितना होगा, डेल्टा क्यू होगा। देखो टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटर कितना था, मान लीजिए क्यू, जब वॉल्यूम कितना था, वी। क्लियर बात? जब मैंने इसका थोड़ा सा पार्ट यूज किया, जब मैंने इसका थोड़ा सा पार्ट क्या किया, यूज किया, तो कितना पार्ट, डेल्टा बी। तो इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, डेल्टा क्यू आएगा, जो कि रेड पेन से दिखा रहा हूं मैं। अब मुझे क्या करना है, इस पॉइंट के ऊपर, किस पॉइंट के ऊपर, पी पॉइंट के ऊपर क्या फाइंड करनी है, फोर्स फाइंड करनी है। जहां पे चार्ज मान लीजिए कौन सा है, क्यू नॉट है। किसके कारण, इस डेल्टा बी के कारण। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना मान लीजिए, आर डिस्टेंस है। समझ आ रही है बात? जो फोर्स, कूलम्स लॉ के मुताबिक जो फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ के मुताबिक क्या है, फोर्स इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर कैप होता है जब इसको हमने किस फॉर्म में बनाना है, वेक्टर की फॉर्म में, ठीक। लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या फाइंड करनी है, हमें डीएफ फाइंड करना है। डीएफ के लिए क्या हो जाएगा, के Q1 की जगह क्या आएगा हमारा, क्यू नॉट। Q2 की जगह हमारा क्या आएगा बताओ मुझे, Q2 की जगह हमारा आएगा डेल्टा क्यू, ये वाला, ठीक। नीचे क्या है आपका, आर स्क्वायर, क्योंकि दोनों के बीच में डिस्टेंस आर लिया हुआ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर कैप। दिस इंप्लाइज डीएफ वेक्टर इक्वल्स टू के क्यू नॉट। डेल्टा क्यू इस केस में क्या होगा, आपको पता है, क्या पता है अभी, कि रो इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा बी, है ना। तो डेल्टा बी को इस तरफ भेज दो, तो हमारे पास डेल्टा क्यू कितना आ जाएगा, रो डेल्टा बी अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर आर कैप। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो हमारे पास ओवरऑल बचा क्या, डी एफ वेक्टर इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, के क्यू नॉट
रो डेल्टा वी अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ठीक, अब ये मेरे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स आई है, मुझे क्या फाइंड करनी है, टोटल फोर्स फाइंड करनी है। तो टोटल फोर्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा दोनों साइड। तो टोटल फोर्स ड्यू टू वॉल्यूम, कौन सा वॉल्यूम, वी वॉल्यूम, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो जब दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे इसको डी एफ वेक्टर इक्वल्स टू, इधर भी इंटीग्रेट कर दो, के क्यू नॉट रो डेल्टा वी अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। इसको इंटीग्रेट करने पे आपको क्या मिल जाएगी, टोटल फोर्स यानी कि एफ वेक्टर। और इधर क्या बचेगा हमारा, के क्यू नॉट भी बाहर, क्योंकि चार्ज आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट, सिर्फ इंटीग्रेशन किसकी, रो डेल्टा वी अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ये आ गया आपकी टोटल फोर्स निकालने का तरीका। किसी को कोई डाउट है, इसी के साथ हमारा ये सब यूनिट खत्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे नया सब यूनिट शुरू। ओके, मैसेज आया है, अब देखते हैं किसको क्या डाउट है। नो सर, निशान बोल रहा है कोई डाउट नहीं है। बाकी वाले, काशवी एनी डाउट, धीरज, कन्हैया, महक, मुस्कान, मुस्कान हंस एंड मुस्कान शर्मा, पुनीता, कोई डाउट है? तुम लोग बोल रहे हो, अपना माइक अनम्यूट करके मुझे बताओ, डाउट है किसी को? किसी को नहीं है? नो सर। ओके नो सर। फाइन, किसी को कोई डाउट नहीं है। देखिए, एक दिन मैंने आपको एक टॉपिक करवाया था, डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। वहां पे एक थोड़ा सा एरर था, आई होप आप लोगों ने खुद ही देख लिया होगा। जिन्होंने नहीं देखा है, डिक्टो वैसा ही उतार लिया, उनके लिए मैं एक बार बता देता हूँ। देखिए कहाँ गया वो पेज, हाँ ये यहाँ पे एक एरर था, कहाँ था, मुझे एक स्टूडेंट ने बताया था, मास ऑफ द बॉडी मास इज, हाँ ये देखिए, यहाँ पे थर्ड पॉइंट देखो ध्यान से, चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन नेचर। यहाँ पे तो ये ठीक है, पर यहाँ पे अगर आप ध्यान देख दो, यहाँ पे हम मास की बात कर रहे थे, पर यहाँ पे टाइपिंग में एरर हुआ है। यहाँ पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा मास। तो इसको आप करेक्ट कर लेना, ठीक है। यहाँ पे आएगा आपका मास। तो क्वांटाइजेशन ऑफ मास इज येट नॉट एस्टेब्लिश्ड। तो मुझे पता है काफी सारे स्टूडेंट ने खुद ही ठीक कर लिया होगा। तो जिन्होंने ऐसे कॉपी पेस्ट किया अपनी कॉपी के ऊपर, वो आप करेक्शन कर लेना यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एरर था छोटा सा। तो किसी को कोई डाउट नहीं है, आज हमारा ये सब यूनिट भी कंप्लीट हो चुका है। देखिए, अब मैंने पढ़ाने का मेरा तरीका क्या रहेगा ये समझ लीजिए आज, है ना। अभी हमारे पास है थोड़ा टाइम। अब देखिए, क्योंकि आपका सिलेबस बहुत ज्यादा है और ऑनलाइन में तुम लोगों को भी पता है कि जितने ऑफलाइन में टॉपिक एक दिन में एक लेक्चर में कंप्लीट होते हैं, उतने ऑनलाइन में कंप्लीट नहीं हो पाते, है ना। तो हमें सिलेबस भी कंप्लीट करना है विद इन टाइम लिमिट। तो मैं यहाँ पे लाइव तो लेक्चर्स ले ही रहा हूँ, मैंने कुछ लेक्चर्स पहले ही अपलोड किए हुए हैं यूट्यूब पे। तो थोड़े दिनों बाद जैसे जैसे आपको मेरी टोन समझ आने लगेगी, आपको पता, मुझे फॉलो करने लगोगे जो फर्स्ट टाइम मेरे से पढ़ रहे हैं, तो उसके बाद मैं तुम लोगों को कुछ लेक्चर्स वहां से भी रेफर करूंगा। मैंने जो पहले ही रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं, कुछ लेक्चर्स मैं वहां से रेफर करूंगा, आप वहां से कंप्लीट करोगे। उसके बाद अगर कहीं से आपको जो लेक्चर्स रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, अगर आपको वहां पे कोई डाउट रहेगी, तो आप फिर लाइव लेक्चर्स में डाउट क्लास लिया करूंगा, वहां पे आपकी क्लियर कर दिया करूंगा। उसका फायदा ये होगा कि आपका सिलेबस जल्दी कवर हो जाएगा। उतना भी जल्दी नहीं हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम गैप जो होगा वो कम हो जाएगा हमारा। नहीं तो आपको भी पता है कि मैं एक टॉपिक को समझाने में काफी टाइम लेता हूँ, अच्छे से डिटेल में समझाता हूँ, तो उससे सिलेबस में थोड़ा सा कवर करने में टाइम लग जाएगा हमारा। तो मैं चाहता भी यही हूँ कि सारा का सारे टॉपिक्स कंप्लीट करवाऊं मैं आपको। ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट पढ़ा के छोड़ दूं, कंप्लीट करवाना चाहता हूँ। तो इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है कि हम नहीं रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं देखना चाहते, तब भी मुझे बता देना, तो फिर मैं सारा का सारा यहीं पे ऑनलाइन लाइव करवा दूंगा। फाइन। तो अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज ये लेक्चर अब मैं यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ, तो आप जा सकते हो, लीव कर सकते हो क्लास को। बाय बाय, हैव ए नाइस डे। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पे। सर नहीं, हम देख लेंगे यूट्यूब पे। ओके फाइन निशान। ओके फाइन।
तो बाकी जिनकी डाउट नहीं है वो जा सकते हैं, मैं बस 1 मिनट के लिए वेट कर रहा हूँ, फिर मैं भी यहाँ पे लीव कर दूंगा मीटिंग को। तो जिनको कोई डाउट है वो पूछ सकता है यहाँ पे, ठीक, चाहे वो मैसेज करके पूछे, चाहे वो अनम्यूट करके पूछ सकता है, अदरवाइज यू कैन लीव द क्लास अगर डाउट नहीं है तो।